Hello student, welcome to Bio the Natural Science classes ऑनलाइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लांट में वाटर और सॉल्वेंट मीन्स कि मिनरल न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इनमें रिलेशंस क्या होते हैं। और वहाँ पे हमने देखा था कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है, मीन्स कि प्लांट के लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने बात की थी वाटर पोटेंशियल की, कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मीन्स कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के बाद हमने बात की थी इंडॉस्मोसिस क्या होता है, एक्सॉस्मोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या है, टर्जिट सेल क्या है, फ्लैसिड सेल क्या है, श्रिंक सेल क्या है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसकी भी बात हमने की थी वहाँ पर। फिर आगे हमने समझा था कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। मीन्स कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, एपोप्लास्टिक क्या पाथवे क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल जो जाइलम में वाटर के कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, थ्योरी दी गई थी, हाइपोथेसिस दी गई थी, उसके बारे में भी हमने बात की थी। कमेंट में लिख भेजिए कि ये जो कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी थी किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था, कमेंट में लिख भेजिए। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि मिनरल न्यूट्रिशन का किस तरह से कंडक्शन होता है। मिनरल्स पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो उनका कंडक्शन किस तरह से होता है, उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, इसकी भी बात हमने की थी। और हमने देखा था कि ट्रांसपायरेशन क्या है, हमने वहाँ पर देखा था कि ट्रांसपायरेशन क्या है, हाइपोस्टोमेटिक, एपीस्टोमेटिक, एस्टोमेटिक, पोटामोजिटन टाइप स्टोमेटा और इस तरह के स्टोमेटा और लीफ किस में पाई जाती हैं, किन किन प्लांटों में पाए जाते हैं, यह भी कमेंट में लिख भेजिए कि हाइपोस्टोमेटिक, एपीस्टोमेटिक और एस्टोमेटिक लीफ के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कमेंट में लिख भेजिए, हम कमेंट देखते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की, किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप थ्योरी क्या है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, मीन्स कि जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल्स का लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में किस तरह से कंडक्शन होता है, इसकी भी बात हमने की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस में फिर हमने बात की थी फ्लोएम कंडक्शन की, कि किस तरह से सोर्स से सिंक तक फूड मटेरियल में इसकी सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन होता है, उसकी बात हमने की थी मास फ्लो हाइपोथेसिस जिसका नाम दिया गया था। कमेंट में यह भी लिख भेजिए कि मास फ्लो हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया सबसे पहले। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली है कि
वाटर में मिनरल्स का, वाटर का और फूड मटेरियल का कंडक्शन किस तरह से होता है। कंडक्शन की बात हमने, ट्रांसपोर्ट की बात हमने कर ली है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्यों एब्जॉर्ब होता है, आखिर उसकी ज़रूरत क्या होती है, मिनरल्स की, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की आवश्यकता क्यों होती है, प्लांट को इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी बात हम करेंगे। और वहाँ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, दूसरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब अपना अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज, ये इसका इंट्रो है, पहला लेक्चर है, तो थोड़ा आराम से पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला लेक्चर होता है ना, उसे आज बहुत आराम से समझिए, धीरे धीरे चलेंगे और हमें चीज़ें धीरे धीरे सब समझ में आने लगेंगी। तो हम आराम से, आज थोड़ा कम ही होगा लेकिन लेक्चर अच्छे से सुनिए और समझिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। ये जो पहला लेक्चर होता है ना, ये सोल होती है पूरे चैप्टर की। ये पहला लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला लेक्चर इसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर का मिनरल न्यूट्रिशन। पहले तो हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल्स, हम जानते हैं कि प्लांट के लिए मिनरल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमने वहाँ पे पिछले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं कि किस तरह से मिनरल्स का कंडक्शन होता है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन प्लांट करते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, और उसका फिर यूटिलाइजेशन होता है लीफ में और प्लांट के अदर पार्ट्स में भी। तो मिनरल्स का जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वाटर में, तो जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो मिनरल्स भी उनके साथ मूव करके आता है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, ये मतलब क्यों रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे जो प्लांट के जो सेल्स बनती रहती हैं, प्लांट में सेल्स बनती हैं, फिर वो डिग्रेडेशन भी होता है उनका, वो डेथ भी होती है उनकी, और उनकी रिपेयरिंग के लिए और न्यू सेल्स के फार्मेशन के लिए, न केवल सेल्स की बल्कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि सेल्स को बनाना है और प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, एंजाइम्स की सिंथेसिस करनी है, न्यूक्लिक एसिड्स को बनाना है, कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन करना है, इन सब के लिए मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ये सब सॉइल से ही मिल जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत होती है। तो इसकी ज़रूरत के लिए, कि ये ज़रूरत होती है, ठीक है भाई, इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कैसे हम माने कि ये ज़रूरी है। मिनरल्स के भी पानी के साथ साथ मिनरल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहले बताया कि किस तरह से वाटर के साथ, वाटर का तो एब्जॉर्प्शन होता ही है, लेकिन मिनरल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट में। तो उन्होंने एक टेक्निक अपनाई, हाइड्रोपोनिक्स, जिसका नाम दिया गया। ये सॉइललेस कल्चर था। सॉइललेस मीन्स कि मिट्टी उसमें नहीं थी, और वाटर को भर दिया गया एक टब में, या फिर यूँ कहें कि एक बॉक्स में, और उसमें प्लांट को पॉटेड मीन्स कि लगा दिया गया, प्लांट को लगा दिया गया, और उसकी रूट्स जो थी वो सॉल्यूशन में डूबी हुई थी, और सॉल्यूशन एकदम साफ था, प्योर वाटर था।
और उसमें कुछ मिनरल्स एक्सटर्नल सोर्सेस से मिनरल्स भी डाल दिए, तो प्लांट आसानी से ग्रो कर रहा था और उसकी यील्ड भी अच्छी थी। तो उन्होंने ये ऐसे ढेर सारे मिनरल्स को उसमें डाला और उसमें से कई मिनरल्स को निकाला और उन्होंने बताया कि मतलब कि डिफरेंट मिनरल्स की प्लांट को डिफरेंट क्वांटिटी में, मीन्स कि कोई मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए और कोई मिनरल्स कम क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए। ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया। तो ये प्लांट की लिए जो एलिमेंट्स थे, मिनरल्स थे, आयंस थे, इन सब के बारे में पता चला कि ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए। तो जो ये मिनरल्स आयंस हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो मीन्स की लेस अमाउंट में जो प्लांट को चाहिए, और मैक्रो मीन्स की जो हाई रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वो। तो और इसेंशियल, इसकी ज़रूरत के हिसाब से भी प्लांट को जो प्लांट में बाहर से लेते हैं जिसकी इसेंशियल, जिसे इसेंशियल एलिमेंट हम कहते हैं, उसे बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स कि सॉइल से जो डिजॉल्व कैपिलरी वाटर होता है वहाँ से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और इस इसेंशियल एलिमेंट्स मीन्स कि मिनरल्स या आयंस मूव करके प्लांट में इंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात है अब हम पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखता है। The basic needs of all living organisms are essentially the same। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है, वो चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, मोनेरंस हो, एल्गा हो, प्रोटोजोअन्स हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स कि वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बेसिक नीड्स हैं प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये सब लगभग सेम होती हैं। और अगर हम एलिमेंट की बात करें, केवल एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स तो ऑलमोस्ट ही सेम होते हैं सबके लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, कॉपर, निकेल, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, चाहिए सभी को, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बेसिक नीड सभी प्लांट या सभी ऑर्गेनिज्म की सेम होती है। दे रिक्वायर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड वाटर, मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीन्स की ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट हैं। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन से ही डिराइव होती है एंजाइम्स, वो सब भी यूज होगी, लेकिन माइक्रो एलिमेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं, तो फैट्स हैं। और वाटर, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस रहेगा इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन में, मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, मीन्स कि जो इसे कि मिनरल आयंस का। मिनरल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक ही होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जो सुक्रोज है उसकी बात हम एसेंट ऑफ साहब नहीं, मास फ्लो हाइपोथेसिस में कर चुके हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस जो फ्लोएम का कंडक्शन होता है सोर्स से सिंक की तरफ, वहाँ पे हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात भी कर चुके हैं। यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की बात हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस में भी करेंगे और रिस्पायरेशन में भी करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अभी हमारा जो फोकस होगा यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बात करने का। तो ध्यान से पढ़िए और आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा है। वेयर इन यू विल स्टडी द मेथड्स
to identify elements essential to growth and development of plants and the criteria for stabilizing the essentiality। जहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से एलिमेंट जो हैं इसेंशियल हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, और क्या क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का, मीन्स कि प्लांट के लिए इन मिनरल्स का इसेंशियल होने के लिए उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो इसेंशियल एलिमेंट बन सके प्लांट के लिए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यू विल आल्सो स्टडी द रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। हम इसेंशियल एलिमेंट्स के रोल के बारे में भी बात करेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स। उनकी जो मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं और मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शंस की, एसेंशियल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। द चैप्टर आल्सो introduces you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation। इस चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, किस तरह से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है प्लांट में। और इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से एक क्वेश्चन एवरी ईयर्स पूछा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर तो है ही नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजन साइकिल, ये इकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल। और वहाँ पे हम इकोलॉजी में जब बात करेंगे तो केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन साइकिल की बात नहीं करेंगे, इसके साथ साथ वहाँ पे हम कार्बन साइकिल की भी बात करेंगे, फास्फोरस साइकिल की भी बात करेंगे। जिसके लिए अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के लिए जो सोर्स होता है, मेन सोर्स, वो एटमॉस्फेयर होता है और वहाँ से बायोलॉजिकल तरीके से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और कार्बन की बात करें कि वो भी एटमॉस्फेयर होता है, CO2 के फॉर्म में CO2 ली जाती है और उससे भी कार्बन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, या फिर वहीं से कार्बन का यूज किया जाता है। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो वो रॉक्स में होते हैं, चट्टानों में फास्फोरस रहता है, वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फास्फेट के फॉर्म में। तो इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में हम इकोलॉजी में भी बात करेंगे और यहाँ पर भी बात करेंगे हम। फिर हम 12.1 सेक्शन में देखते हैं क्या लिखा है। मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के जो मिनरल्स रिक्वायरमेंट है उसकी स्टडी के लिए कितने मेथड्स हैं, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि मिनरल्स के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए कई मेथड्स हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है हाइड्रोपोनिक्स, और सैंड कल्चर भी बात करते हैं, और सॉइललेस कल्चर मीन्स के हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, और हैंगिंग टेक्निक्स की भी बात करते हैं। तो कई ढेर सारी टेक्निक्स हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन 1860 जूलियस वान सैक्स, a prominent German botanist, demonstrated for the first time that plants would be grown to maturity in defined nutrient solution in complete absence of soil। सॉइल के कंप्लीट एब्सेंट में जो जूलियन वान सैक्स थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए सॉल्यूशन में उसे पॉटेड किया, मीन्स की लगाया, और उसकी स्टडी की। सबसे पहले उसकी स्टडी की कि किस तरह से प्लांट के लिए मिनरल आयंस का ज़रूरत होती है, और इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स।
दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सॉइल लेस कल्चर, मीन्स कि विदाउट सॉइल के मीन्स कि ओनली वाटर सोल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में प्लांट को ग्रो करना और उससे मेच्योर होना, फिर उससे फूड या जो रिक्वायरमेंट होती है उससे जो उसी से मिलता है, फ्रूट हो फ्लावर हो, उसको लेते हैं। Since then a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants. The essence of all these methods involves the culture of plants in a soil-free defined solution, mineral solution. ये जो जितनी भी मेथड्स से थी इस सॉइल जो प्लांट के कल्चरिंग में, प्लांट के लगाने में, प्लांट के कल्टीवेशन में या फिर इसे ग्रो करने में, सॉइल फ्री सिस्टम था। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती थी और केवल डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में, मीन्स कि स्पेसिफिक मिनरल सॉल्यूशन में इसको ग्रो किया जाता था। और इसके लिए कई मेथड्स, इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स, कई मेथड्स यूज की गई और उससे डिटरमाइन किया गया कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, इसेंशियल है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं, दीज मेथड्स रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स साल्ट। ये जो मेथड्स होती हैं इनमें प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। आगे एनसीईआरटी हमसे पूछता है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो इसेंशियल। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह क्यों इसेंशियल होता है, मीन्स कि प्योरीफाई वाटर, प्योर वाटर क्यों इसेंशियल होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों इस पर इसेंशियल होता है, क्योंकि वाटर में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर वो प्योर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रूट्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है उसमें। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो जो उसमें मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे और जो फूड मटेरियल होगा उसे वो कंज्यूम करेंगे और हो सकता है एनारोबिक कंडीशन भी आ जाए जिससे कि रूट डेड कर जाएंगे। और रूट अगर डेड किया तो प्लांट तो डेड, प्लांट की डेथ तो हो ही जाएगी। तो इसलिए प्योरीफाई वाटर यूज किया जाता है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वर इमर्स्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड wherein an element was added, removed or given in a varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. मीन्स कि कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें देखा गया कि प्लांट की जो रूट होती हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबी रहती थी और उससे देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स को निकालने, मीन्स कि मिनरल्स को निकालने पर और कुछ दूसरे मिनरल्स उनमें ऐड करने पर डिफरेंट कंसंट्रेशन में, मीन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक किया गया और सूटेबल सॉल्यूशन तैयार किया गया कि किस सॉल्यूशन में, मीन्स कितने कंसंट्रेशन में और कितने क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में, मीन्स कि किस मिनरल्स के प्रेजेंस में प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ होती है, कितने कंसंट्रेशन में प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये सब यहाँ पे डिस्कस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। वे जो लिनियस वानसैक थे, जूलियस वानसैक थे जो उन्होंने देखा। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स, नेक्स्ट पेज है हमारा, suitable. By this method, essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered. इस मेथड से जो एसेंशियल एलिमेंट्स था उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उनकी सिम्टम्स को भी डिस्कवर किया गया। ये कैसे? देखिए, अगर मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट है सोल्यूशन में,
अगर कोई मिनरल्स को हम वहाँ से निकालते हैं सोल्यूशन से, तो प्लांट की ग्रोथ अगर रुक जाती है तो जो सिम्टम्स आएंगे रुकने के बाद में, जैसे कि क्लोरेटिक वेन हो गई, मीन्स की वेन्स क्लोरेटिक वेन्स हो गई, मार्जिन में कटाव आ गया, या फिर क्लोरोसिस हो गई, मीन्स की क्लोरोफिल की सिंथेसिस रुक गई प्लांट में, तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल लेंगे, ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि ये एलिमेंट जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसे निकालने पर प्लांट में इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि इस एलिमेंट की कमी से ये डिजीज़ होती है या फिर इस तरह से सिम्टम्स दिखाई देता है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की सोल्यूशन में कमी कर दी जाए, मैग्नीशियम को लेस अमाउंट में या फिर ना डाला जाए, तो हम देखेंगे कि प्लांट की जो लीफ होती है वो येलो होने लगेगी, मीन्स कि क्लोरोसिस होने लगेगा उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो क्लोरोसिस है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा गया कि उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं। हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक थी ये सक्सेसफुली यूज की गई टोमेटो, लेट्यूस मीन्स की सलाद जो होता है उसके ग्रोथ के लिए, और सीडलेस कुकुम्बर मीन्स की जिसमें बीज ना हो, सीड ना हो, ऐसे कुकुम्बर के ग्रोथ के लिए ये सॉइललेस कल्चर मीन्स की हाइड्रोपोनिक्स यूज किया गया। और इसके थ्रू ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में भी प्रोडक्शन भी होता है टोमेटो का, लेट्यूस का और सीडलेस कुकुम्बर का। और यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि इसमें हम कैरेट का यूज हम नहीं कर सकते। कैरेट को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रूट ही खाई जाती है, और वो रूट अगर पानी में रहेगी मीन्स की सॉइल न्यूट्रिएंट में रहेगा, सॉइललेस न्यूट्रिएंट मीन्स की वाटर में रहेगा, तो रूट तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से नहीं, किसका प्रोडक्शन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से नहीं किया जा सकता। तो हम बता सकते हैं कि जैसे कि जिसका रूट हम खाते हैं उसका नहीं, जैसे कि आलू, पोटैटो जो है उसका यूज हाइड्रोपोनिक्स से उसका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। कैरेट है और भी ढेर सारी हैं। It must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated to obtain the optimum growth. ये यहाँ पे ज़रूरी होता है कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में जो एरेशन मीन्स की वाटर में जो ऑक्सीजन की कमी, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो बराबर मेंटेन रहे। ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनारोबिक कंडीशन आ जाएगी और प्लांट की जो रूट हो वो उनकी डेथ होने लगेगी। तो ये वहाँ पे एरेशन की भी ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे फिगर में देख भी रहे हैं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप पूरा समझ में आ जाएगा पूरी बातें। और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए भी एरेशन और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी ज़रूरत होती है। व्हाट वुड हैपन इफ़ सोल्यूशन वेयर पुअरली एरेटेड। क्या होगा अगर सोल्यूशन को लेस अमाउंट में ऑक्सीजन को दिया जाए, मीन्स कि एरेशन ठीक से ना हो। तो हम जानते ही हैं कि अगर एरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगी तो एनारोबिक कंडीशन आ जाएगी सोल्यूशन में और रूट डेथ हो जाएगी, रूट डेड करने लगेंगी और उनका ग्रोथ रुक जाएगा। डायग्रामेटिक व्यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक इज गिवन इन फिगर 12.1 to 12.2। डायग्रामेटिक व्यूज दिया गया है फिगर में। हम अब देखते हैं इस फिगर में क्या बात करता है। देखिए ये एक पॉट है, मीन्स गमला है समझ लीजिए भाई, और इसमें लगी है ये कीप फनल, इंग्लिश में फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट के मीन्स के सोल्यूशन को ऐड करने के लिए एक फनल लगा दिए हैं। भाई बार बार तो खोलेंगे नहीं ना, नहीं तो वो
कंटामिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे गंदगी पहुँच जाएगी वाटर में, तो ये फनल लगा दिए एक, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ना करने पाए। और कॉटन से सील कर दिया गया जो स्पेस था, प्लांट को भी लगा दिया गया और कॉटन से उसे भी सील कर दिया गया। एरेटिंग ट्यूब, ऑक्सीजन पहुंचने के लिए एक ट्यूब लगा दी गई। ये देखिए, ये थोड़ा ट्यूब आगे मुड़ी हुई है पता है क्यों? ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर न करने पाए। इंटर तो कर सकते हैं, लेकिन उतना चांस बहुत कम हो जाता है कि वो इंटर करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सी शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसका, आगे का हैंडल, इंटर करने में थोड़ा दिक्कत होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक इंटर नहीं, ये ऑक्सीजन इससे इंटर कराया जाता है सोल्यूशन में। और इसकी रूट है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब तो सिंथेसाइज हो ही जाएंगे प्लांट में, बाहर से देने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो डायग्राम ऑफ टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। अब सेकंड फिगर भी हम देख लेते हैं। सेकंड फिगर जो है ये देखिए, ये है एक्चुअल हाइड्रोपोनिक टेक्निक। ये जो है कमर्शियल मेथड है इसका। लार्ज अमाउंट में जब प्लांट को ग्रो किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से, तो इस तरह से यूज किया जाता है। पहले हम इसकी अपनी लैंग्वेज में इसकी बात करते हैं। ये जो है एक पाइप लगी है, उसमें छोटे छोटे पाइप लगे हैं और उस पाइप में प्लांट को लगाया गया है और उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है। देखिए रूट किस तरह से वाटर में फ्लो कर रही है, तैर रही है, ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके वाटर और मिनरल्स को। तो इस तरह से, और ये इसका थोड़ा जो एंगल है पाइप का वो थोड़ा तिरछा है और इस तरफ से उठा है। यहाँ से देखिए इस तरह जो एंडिंग पॉइंट है उसका ये उठा है, और ये जो टप है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो डाउन साइड में है थोड़ा, ताकि यहाँ से जो पंप लगी है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पंप लगा है, पंप वाटर को खींच कर ले जाएगा और ये जो बैकवर्ड पीछे की तरफ से वाटर मीन्स की सॉल्यूशन को डाला, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को डाला जाएगा और वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बहकर टप में फिर से आ जाएगा। और उसी बीच में जो प्लांट लगे हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने ग्रोथ के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। और ये जो फ्लो करने के लिए पंप लगी है, लेकिन वहाँ से आने के लिए वापस टप में इसके लिए पंप नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे वाटर ऑटोमेटिकली चला आता है। थोड़ा टिल्ट है ये पाइप जो लगी है। अब देखते हैं कि इसके बारे में, फिगर के बारे में क्या लिखा है। ये फिगर पूछा जा सकता है, दोनों फिगर ही पूछे जा सकते हैं। लेवलिंग के लिए पूछा जा सकता है, या फिर ये फिगर दे देगा और पूछ लेगा कि ये फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्यों, पंप एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है, वाटर का जाना और वाटर का आना, तो पूछा जा सकता है। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन दिखाया गया है। प्लांट्स आर ग्रोन इन ट्यूब और ट्रफ प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन है मीन्स थोड़ा तिरछा है। A pump circulates a nutrient solution from a reservoir to the elevated end of the tube. पंप जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को सर्कुलेट कर रहा है रिजर्वायर से एलिवेटेड एंड ट्यूब के। एलिवेटेड मीन्स कि थोड़ा तिरछी पाइप में। द सॉल्यूशन फ्लो डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वायर ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्यूशन वापस आ जाता है ग्रेविटी के कारण, फिर से पंप किया गया और फिर से उसी ट्रफ में वापस आ गया। द रिजर्वायर ड्यू टू ग्रेविटी। इंसेट shows a plant whose roots are continuously bathed in aerated nutrient solution. The arrows indicates that the direction of flow. देख रहे हैं एरो इंडिकेट कर रहा है किस तरह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते क्या हैं, पहले हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं।
इसेंशियल एलिमेंट्स वो होंगे जो प्लांट के लिए आवश्यक होंगे भाई, ठीक है। तो प्लांट के लिए आवश्यक होंगे मीन्स कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बगैर प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा, या फिर रुक भी सकता है और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो जो नेचर में 108 एलिमेंट्स हैं, 108 एलिमेंट्स के 105 एलिमेंट्स जो हैं 105 एलिमेंट्स ये डिस्कवर्ड हैं, बाकी सब और भी डिस्कवर किए गए हैं। 118 तक एक्सपेक्टेड किया गया है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 118 एलिमेंट्स के लिए उसमें स्पेस है। तो जो 105 एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उसमें से 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ऑलमोस्ट इतने ही एलिमेंट्स एनिमल्स के लिए भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। 105 में से 60 एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसेंशियल तो नहीं कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, में ज़रूरत होती है थोड़े अमाउंट में, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिकेटर होते हैं। अगर वो एलिमेंट वहाँ पाया जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लांट होगा, इस स्पीसीज का प्लांट होगा, या फिर इससे भी पता लगा सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक स्पीसीज का प्लांट वहाँ पे पाया जाता है तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पे ये मिनरल्स की उपस्थिति हो सकती है, कि यहाँ पे ये मिनरल्स पाया जाता हो। मीन्स कि मिनरल सेंसिटिव मीन्स एलिमेंट सेंसिटिव प्लांट भी होते हैं जो स्पेसिफिक एलिमेंट का एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में इस बारे में क्या लिखता है। Essential mineral elements. Most of minerals present in soil can enter plants through roots. ज़्यादातर मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में वो प्लांट्स में इंटर करते हैं रूट के थ्रू। इनफैक्ट more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. different plants में 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स में से 60 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। Some plant species accumulate selenium, some other gold, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium. कुछ प्लांट्स होते हैं जो सेलेनियम वाले इलाके में हैं, मीन्स कि जहाँ पे सेलेनियम होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं और सेलेनियम को एब्जॉर्ब करके उसे स्टोर करते हैं। और इसी तरह से गोल्ड जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी कुछ प्लांट उसे एब्जॉर्ब करके उसे स्टोर करते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो रेडियो एक्टिव एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट है, जहाँ पे ये होगा स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट पे वहीं पर स्पेसिफिक स्पीसीज वो पाई जाएगी। तो अगर वो स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं तो हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम पाया जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम हो सकता है अंदर ज़मीन के अंदर। तो वहाँ कुछ प्लांट सेंसिटिव होते हैं, एलिमेंट सेंसिटिव, जैसे सेलेनियम के लिए, गोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्शियम के लिए। There are techniques that are able to detect the minerals even at very low concentration, 10 की पावर -8 ग्राम पर मिलीलीटर, 10 की पावर -8 ग्राम पर मिलीलीटर। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक कहते हैं। अगर मिनरल्स या फिर आयंस की वहाँ पे 10 की पावर -8 ग्राम पर मिलीलीटर में, मीन्स कि 1 मिलीलीटर में 10 की पावर -8 ग्राम अगर एलिमेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा ये टेक्निक, मीन्स कि ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स पाया जाता है इस सॉल्यूशन में।
या फिर इस और फिर बात करते हैं द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स present in a plant, for example gold and selenium, strontium are mentioned above, are really necessary for plants. एक क्वेश्चन ये उठ के आता है कि जो सेलेनियम है, गोल्ड है, स्ट्रॉन्सियम है, क्या ये एक्चुअली रियल में प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है? क्या इसके बगैर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता? ये एक क्वेश्चन है. How do we decide that? How do we decide what is essential for plants and what is not? हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि प्लांट के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है और कौन से इसेंशियल नहीं है? तो इसके लिए हम बात करते हैं कि इसेंशियलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, आखिर एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए कि हम उसे इसेंशियल मानें. तो इसके लिए 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, एलिमेंट्स की 3 बेसिक कैरेक्टर्स होने चाहिए. पहला है कि डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, मतलब कि वो प्लांट में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो. अगर और वो एलिमेंट नॉन रिप्लेसिबल हो, मीन्स कि अगर उसकी डिफिशियंसी का सिम्टम्स कुछ है तो उस एलिमेंट को अगर सॉल्यूशन से रिमूव किया जाता है और दूसरा एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस जो डिफिशियंसी सिम्टम्स आया था रिमूव करने के बाद उस एलिमेंट को, वो डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर ही रहे, मीन्स कि वो डिफिशियंसी सिम्टम्स ठीक ना हो. मतलब कि एक एलिमेंट की कमी दूसरे एलिमेंट से पूरी ना की जा सके, मतलब नॉन रिप्लेसिबल एलिमेंट हो. तो डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, नॉन रिप्लेसिबल हो और एब्सोल्युटली नेसेसरी हो. मतलब कि अगर उस प्लांट को उस एलिमेंट की कमी कर दी जाए तो उसका नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ये सब रुक जाए. तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज है, मीन्स कि डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, नॉन रिप्लेसिबल हो और एब्सोल्युटली नेसेसरी हो. अब हम बात करते हैं NCERT इसके बारे में क्या लिखते हैं या क्या कहता है. द क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो. प्लांट के लिए एलिमेंट की इसेंशियलिटी का जो क्राइटेरिया है नीचे दिया गया है. ए, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. मीन्स कि नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, मीन्स कि आवश्यक ही हो. इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स. मतलब कि अगर उस एलिमेंट की कमी हो जाए तो वो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, मीन्स कि सीड जर्मिनेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन और देन फ्लावरिंग और फिर सीड का देन प्रोडक्शन करना, ये सब रुक जाए, रिप्रोडक्शन उसमें ना हो पाए, तो वो इसेंशियल एलिमेंट होगा, एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए. अब बी है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसिबल बाय अनदर एलिमेंट. मीन्स कि दूसरे एलिमेंट्स के से जो स्पेसिफिक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है प्लांट के लिए जो स्पेसिफिक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो उस रिक्वायरमेंट को दूसरा एलिमेंट फुलफिल ना कर सके, नॉन रिप्लेसिबल हो. इन अदर वर्ड्स, डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट्स कैन नॉट बी मेट बी सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट्स. दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी एलिमेंट की कमी दूसरे एलिमेंट की कमी को पूरा ना कर सके. एंड देन लास्ट है और थर्ड है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट.
मीन्स कि प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो एलिमेंट्स, जैसे कि मैग्नीशियम अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, मीन्स कि फोटोफॉस्फोरिलेशन रुक जाता है। और एंजाइम जो है क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, रेबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम बगैर मैग्नीशियम के काम नहीं करती। इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तीन रिक्वायरमेंट है। बेस्ड ऑन अपॉन द एबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स have been found to be absolutely essential for element growth and essential for plant growth and metabolism। जो एबव क्राइटेरिया हैं, 3 क्राइटेरिया में इसके एब्सोल्युटली नेसेसरी, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नॉन रिप्लेसिबल, ये तीनों क्राइटेरिया के बेस पे कुछ एलिमेंट्स एसेंशियल है। टोटल 17 एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरीज में आते हैं, और इसकी क्वांटिटी के बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स में हम बात करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं, कितने हो गए भाई, कैल्शियम हो गए ना, 9 एलिमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। कौन कौन से, फिर से हम बोलते हैं, कार्बन, अभी याद हो जाना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। हम जब कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पूछेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो अभी ये याद कर लेना चाहिए इसको। कार्बन पहले ऐसे याद करिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 9 हो गए, 9 एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, ये 9 के 9 एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स। और माइक्रो को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। These elements are further divided into 2 broad categories based on their quantitative requirements, macronutrients and micronutrients। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक्सेस में होते हैं 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट। अगर प्लांट को सुखा लिया जाए और उसको 1 किलोग्राम है तो उसमें 10 मिलीमोल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 10 मिलीमोल से ज़्यादा प्रेजेंट हैं या 10 मिलीमोल्स प्रेजेंट है किसी एलिमेंट का, तो वो माइक्रो एलिमेंट्स होगा। अब माइक्रो के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आज मज़ा आया होगा। ये नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो पढ़ते रहिए और क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व खरीद लीजिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए। हम जल्द ही इसका जो इसके हम क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जो नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है 32 ईयर्स। जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पढ़ रहे हैं, वो पूछा जा रहा है। तो कमेंट्स में हमें बताइए कि किस तरह से दिक्कत आ रही है आपको। क्वेश्चंस लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम को कमेंट्स में पूछिए, हम उसका आंसर देंगे और कमेंट्स हम पढ़ते भी हैं आपका। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।